नमस्ते विद्यार्थियों। हम लोग ततारा व मेरो कथा पढ़ लिए, प्रश्नोत्तर भी कर लिए और आशय स्पष्ट भी कर लिए। अब ततारा व मेरो कथा में कुछ भाषा अध्ययन से संबंधित प्रश्न है जिसे हम करेंगे। भाषा अध्ययन का जो कुछ प्रश्न है जो सिलेबस में नहीं है, कहने का अर्थ कि इससे परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, पर चूंकि भाषा अध्ययन में ये प्रश्न दिए हुए हैं इसलिए हम जानकारी के लिए, ज्ञान के लिए इस पर चर्चा कर लेंगे। प्रश्न है, मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना है। मूल शब्द और प्रत्यय दोनों को अलग करके लिखना है, जिसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मूल शब्द है चर्चित, शब्द है चर्चित, इससे मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना है। तो इसमें चर्चा मूल शब्द है और इत प्रत्यय है। उसके बाद साहसिक शब्द है, साहस मूल शब्द, इक प्रत्यय। छटपटाहट, छटपट भी आप लिखेंगे तो ठीक होगा और छटपटाना भी लिखेंगे तो ठीक होगा। ये मूल शब्द हो गया। आहट, ऐसा इसलिए बच्चों कि प्रत्यय जो है वह क्रिया के मूल रूप यानी धातु में लगता है। अगर छटपटाना में भी आहट प्रत्यय लगाकर हमें शब्द बनाना होगा तो छटपटाहट ही बनेगा, क्योंकि छटपटाना क्रिया है। क्रिया में से जब ना हम हटा देते हैं और जो बच जाता है वही मूल क्रिया का मूल रूप होता है, जिसे हम हिंदी में धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना में भी, अगर पढ़ना में हमको आई प्रत्यय लगाकर शब्द बनाने के लिए कहा जाए तो पढ़ाई ही बनेगा, क्योंकि पढ़ना क्रिया है। अब प्रत्यय लगाने के लिए पहले ना को हटाना पड़ेगा, तो बढ़ गया बचा शब्द पढ़ा, जो कि धातु कहलाएगा, और उसमें आई लगाए तो पढ़ाई बन गया। और एक शब्द और है शब्दहीन। शब्द मूल शब्द है और हीन प्रत्यय लगा हुआ है, शब्द बन गया शब्दहीन। तो स्पष्ट है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछली कई कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रत्यय शब्दांश है जो शब्द के अंत में लगता है। अब उपसर्ग शब्दांश है जो शब्द के आरंभ में लगता है। अगर हमें प्रत्यय या उपसर्ग लगाकर शब्द बनाने के लिए कहा गया है तो जब हम प्रत्यय या उपसर्ग को शब्द से हटा देंगे तो हमारे पास मूल शब्द बचना चाहिए, यानी कोई सार्थक शब्द बचना चाहिए। अगर शब्द नहीं बच रहा है मतलब हम सही नहीं बनाए हैं। उसके बाद है शब्द दिया हुआ है और उसमें उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाना है। शब्द है आकर्षक, इसमें उपसर्ग लगेगा अन। अन आकर्षक में अन उपसर्ग लगा, शब्द बन गया अनाकर्षक। ज्ञात अज्ञात, कोमल सुकोमल, होश बेहोश, बे उपसर्ग हुआ। दुर्घटना शब्द है, उसमें उपसर्ग लगाना है, दुर लगा दिए, शब्द बन गया दुर्घटना। तो उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगता है और प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द में लगते हैं। एक से अधिक प्रत्यय भी लग सकता है किसी शब्द में, एक से अधिक प्रत्यय भी लग सकता है। शब्द में एक से अधिक उपसर्ग भी हो सकते हैं। एक से अधिक उपसर्ग वाले शब्द जैसे सुस्वागत, सु और स्व दो उपसर्ग और तीन उपसर्ग हो गया। सुस्वागत, सुस्व आ और गत हो गया मूल शब्द। उसी तरह से दो उपसर्ग वाले स्वदेशी,
नहीं, स्वदेशी में तो एक ही उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हुआ। स्व उपसर्ग, देश मूल शब्द और ई प्रत्यय। स्वाभाविक, स्वाभाविक, इसमें भी उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे हुए हैं। शब्दहीनता, शब्द मूल शब्द हो गया, हीन और ता दो प्रत्यय हो गए। तो शब्द में एक प्रत्यय भी हो सकता है, एक से अधिक प्रत्यय भी हो सकता है, एक उपसर्ग हो सकता है, एक से अधिक उपसर्ग भी हो सकता है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हो सकते हैं। अब विलोम शब्द, ये सब सिलेबस में नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए, ज्ञान के लिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। विलोम शब्द लिखना है भय, भय का विलोम निर्भय भी होगा, अभय भी होगा। मधुर, कटु, सभ्य, असभ्य, मूक, वाचाल, मूक का अर्थ होता है जो बोल नहीं सकता, गूंगा, और वाचाल जो बहुत अधिक बोलता है। तरल, ठोस, लिक्विड और सॉलिड हो गया। उपस्थित, अनुपस्थित, सुखद, दुखद, ये विलोम शब्द हुआ, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके बाद का प्रश्न है पर्यायवाची। समुद्र, सागर, पर्यायवाची शब्द वैसे शब्द जिसके अर्थ समान हो, वह पर्यायवाची शब्द कहलाता है। उसके लिए वर्तमान में नया शब्द यूज हो रहा है, प्रयोग में आ रहा है, वह है समानार्थी शब्द। तो पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द दोनों एक ही होते हैं। समुद्र, सागर, जलधि, सिंधु, रत्नाकर। आंख, नेत्र, नयन, लोचन, अक्षी। दिन, दिवस, वासर, दिवा, वार। अंधेरा, अंधकार, तिमिर, तिमिश्र, तम। मुक्त, आजाद, स्वच्छंद, स्वतंत्र। निर्बंध भी लिख सकते हैं। एक प्रश्न और अभी करते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। और के विभिन्न प्रयोग। बच्चों, और अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी शब्द वैसे शब्दों को कहते हैं जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे और, राकेश और गीता आज भी नहीं आए। यहाँ और कंजंक्शन का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। मुझे और मिठाई चाहिए, इसमें और ज्यादा का अर्थ दे रहा है, अधिक का अर्थ दे रहा है। वह, तुम मुझे छोड़कर औरों से मिलते हो, यहां औरों का अर्थ हो गया दूसरा। स्थिति, कुछ तस्वीर कुछ और स्पष्ट हुई, कुछ और, यानी लगातार बढ़ने के अर्थ में। तो इस तरह से और अनेकार्थी शब्द है जिसके कई अर्थों में प्रयोग होते हैं। शब्द को जोड़ा हम देखें और वाक्य को भी जोड़ेगा। सोहन आया और राकेश चला गया, इसमें और दो वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। काम तो कंजंक्शन का ही कर रहा है, लेकिन दो वाक्यों को जोड़ रहा है। ये हम लोग किए भाषा अध्ययन से, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। अब दो प्रश्न भाषा अध्ययन के हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, जिस पर चर्चा अब हम करेंगे। हम लोग भाषा अध्ययन का जो प्रश्न है 5वां, वह वाक्य से संबंधित है। वाक्य परिवर्तन करना है बच्चों, वाक्य परिवर्तन। अब वाक्य परिवर्तन करने से पहले हम लोग, चूंकि ये सिलेबस में है हम लोगों का, व्याकरण के सिलेबस में वाक्य परिवर्तन पढ़ना, इसलिए हम लोग इसको शुरू करने से पहले, इसको बनाने से पहले वाक्य पढ़ लेते हैं। और वाक्य पढ़ने से पहले थोड़ी जानकारी हम लेंगे व्याकरण की।
थोड़ी सी सामान्य चर्चा। जैसे अब बच्चों देखो, व्याकरण क्या है? साहित्य और व्याकरण दो चीजें हुई। साहित्य जो है वह व्याकरण का प्रैक्टिकल रूप है। जिस तरह से साइंस में थ्योरी होता है और प्रैक्टिकल होता है, उसी तरह से व्याकरण थ्योरी है और जो लिटरेचर है, जो साहित्य है, वह उसका प्रैक्टिकल रूप है। अब बात है व्याकरण की, तो व्याकरण के द्वारा हम भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना और लिखना सीखते हैं। भाषा व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के सही रूप से परिचित होते हैं। ठीक है। अब व्याकरण को मुख्य रूप से, और एक बात और, साहित्य और व्याकरण में साहित्य की रचना पहले हुई, व्याकरण के नियम उसके बाद बने हैं। पहले साहित्य की रचना हुई है, व्याकरण के नियम उसके बाद बने हैं। अब मोटे तौर पर देखो, संक्षिप्त जानकारी, पूरे व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। हमें वाक्य पढ़ना है। वाक्य, शब्द, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अब उसके बाद शब्द, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। हमें पढ़ना है वाक्य, जो भाषा की सबसे लंबी इकाई है। ग्रंथ चाहे कितना भी मोटा क्यों न लिखा गया हो, कितना भी बड़ा क्यों नहीं लिखा गया हो, लेकिन वाक्य से लंबी रचना नहीं होती है गद्य में। हमें वाक्य पढ़ना है, हम वाक्य पढ़ाते हैं। वाक्य जिसमें शब्दों का व्यवस्थित समूह जो पूरा पूरा अर्थ देता है, वाक्य कहलाता है। शब्दों का व्यवस्थित समूह जो पूरा पूरा अर्थ देता है, वाक्य कहलाता है। अब इसमें 3 बातें आ गई। शब्द क्या है? वाक्य क्या है? शब्दों का समूह है, यानी एक से अधिक शब्द होंगे वाक्य में। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरी बात क्या होनी चाहिए वाक्य में? शब्द जो है वह व्यवस्थित होना चाहिए, अरेंज्ड होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं क्रिया लिख दिए, कहीं संज्ञा लिख दिए, कहीं विशेषण लिख दिए। 2 बात हो गई। तीसरी बात क्या बताई गई वाक्य में? पूरा पूरा अर्थ दे, वो अधूरा नहीं हो, वह अधूरा नहीं हो, पूरा पूरा अर्थ दे। तो 3 बातें वाक्य में समाहित हो गई। शब्द, एक से अधिक शब्द होंगे, शब्द व्यवस्थित होंगे, और तीसरी बात, वह पूरा पूरा अर्थ देगा। उसे वाक्य कहते हैं। हम उदाहरण, जैसे रमेश अभी अभी आया है, पूरा अर्थ दे रहा है, अरेंज्ड है। राधिका नृत्य कर रही है और लतिका गा रही है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये तीनों क्या है? वाक्य है। पूरा पूरा अर्थ दे रहे हैं, शब्दों का समूह है, और वे शब्द कैसे हैं? व्यवस्थित है। अब बच्चों गौर से देखें, 9वीं कक्षा में और 8वीं कक्षा में भी हम सरल वाक्य पढ़ चुके हैं। अब ये तीनों वाक्य की बनावट पर अगर हम ध्यान देते हैं तो पाते हैं कि जो पहला वाक्य रमेश अभी अभी आया है, वह, इसमें कंजंक्शन नहीं है, समुच्चय बोधक नहीं है। रमेश कर्ता है, आया है क्रिया है, और अभी अभी क्रिया विशेषण है, जो कि क्रिया से ही संबंधित है। राधिका नृत्य कर रही है और लतिका गा रही है। इसमें दो क्रिया हो रही है, कर्ता भी 2 है। राधिका कर्ता है, नृत्य कर रही है क्रिया है। एक और कर्ता है इसमें, लतिका, और गा रही है क्रिया है। और ये दोनों को जोड़ रहा है और कंजंक्शन और समुच्चय बोधक।
तीसरा जो वाक्य है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसमें सुभाष चंद्र बोस ने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कर्ता, कहा क्रिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, तुम कर्ता, खून दो क्रिया, मैं कर्ता, खून आजादी दूंगा क्रिया। तो इसमें एक से अधिक कर्ता और क्रिया है। ख जो उदाहरण देखे उसमें भी एक से अधिक है। क उदाहरण में एक कर्ता है और एक क्रिया है। तो ये तीन अलग अलग तरह के वाक्य हैं जिसमें कंजंक्शन नहीं होता है, जिसमें समुच्चय बोधक नहीं होता है, जिसमें सिर्फ एक कर्ता और एक क्रिया होती है, वह सरल वाक्य कहलाता है। सरल वाक्य, सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस अंग्रेजी में। बच्चों, वाक्य हिंदी में, सेंटेंस अंग्रेजी में। व्याकरण की जहां तक हम कर रहे हैं, तो सेंटेंस और वाक्य में हिंदी और अंग्रेजी में कहीं कोई अंतर नहीं है। अगर आप अंग्रेजी में वाक्य पढ़ लेंगे, सेंटेंस पढ़ लेंगे, उस भेद पढ़ लेंगे, हिंदी में कर लेंगे, हिंदी में पढ़ लेंगे, अंग्रेजी में कर लेंगे, कहीं कोई अंतर नहीं है। ख और ग में, ख में और कंजंक्शन है, ग में की कंजंक्शन है। तो इस आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हुए। वाक्य के तीन भेद हुए, तीन प्रकार हुए। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के तीन भेद हुए। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य। रचना यानी वाक्य बने कैसे, तीन भेद हुए। कैसे? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र या मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस, संयुक्त वाक्य कंपाउंड सेंटेंस अंग्रेजी में, मिश्र या मिश्रित वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के तीन भेद हुए। हमें यही पढ़ना है, वाक्य के भेद रचना के आधार पर, और फिर वाक्य परिवर्तन, यानी सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना, संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में, संयुक्त वाक्य को मिश्रित वाक्य में, मिश्रित वाक्य को यानी रूप परिवर्तन। अब रूप परिवर्तन में सिर्फ रूप परिवर्तन होगा, अर्थ नहीं बदलेगा। ठीक है बच्चों, अगले क्लास में हम लोग इस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे और आप लोग इसको अच्छे से एक नोट्स तैयार कर लीजिएगा। धन्यवाद।